चलेंगे। अच्छा, अगर हम लास्ट क्लास को थोड़ा सा रिव्यू करें तो लास्ट क्लास में मैंने और आपने जो बात स्टार्ट की थी वो हमने ये इकोनॉमिक इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। उसके बाद हमने सोसाइटी और इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में बात की थी, ऐसा ही है। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने 4 इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद मैं और आप आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद विल डिस्कस अबाउट रिसोर्सेज, ऐसा ही है ना। हमने रिसोर्स पढ़े थे सर, 2 तरह के रिसोर्सेज हैं, एक नेचुरल गुड्स हैं, है ना, जिन्हें हम फ्री गुड्स कहते हैं, और एक जो है वो मैन मेड रिसोर्स है जिसे हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। आज हम आगे बढ़े तो में से ज़रा कोई ये चेक करना, स्क्रीन शेयर हो गई है सारी ऑनलाइन, मोबाइल पे चेक करो। आयना बेटा, सारा आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है बेटा? मुझे मैसेज करके प्लीज बताइए आवाज आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन आ रही है, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, आज मैं और आप जो एरिया देखने जा रहे हैं वो ये है सर। क्या है सर? देखिए, आज मैं और आप इन इकोनॉमिक एजेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक मॉडल को डेवलप करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक मॉडल होता कैसे है। इकोनॉमिक मॉडल क्या चीज़ है? देखिए, जिस बाउंड्री में मैं और आप रहते हैं, यानी कि ये जो एक एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान, ऐसे ही है ना। तो वो मैप तो मैं नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये हमारा पाकिस्तान है। अब इस पाकिस्तान के अंदर हम अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो हमारा मुल्क जो है वो 4 हिस्सों में मेजर बटा हुआ है, ऐसे ही है ना। सिंध है, फिर सबसे बड़ा सूबा हमारा बलूचिस्तान है, पंजाब है और केपी के, और ऊपर ये वाला हिस्सा आज़ाद कश्मीर वाला है, ठीक है। ऐसे 4 हिस्से हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपी के। अब ये 4 जो है ना, ये हमारी कंट्री है। अब कंट्री के अंदर 4 इकोनॉमिक एजेंट इन 4 सूबों में, हर एक सूबे में, हर एक जगह पर, एक तो फेडरल है, इस्लामाबाद है यहाँ पर, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है पूरे एक्टिविटीज़ को यहाँ से बैठ के, ठीक है ना। अब ये 4 इकोनॉमिक एजेंट जो लिखे हुए हैं, नंबर 1 हाउस होल्ड, नंबर 2 फर्म, नंबर 3 गवर्नमेंट, नंबर 4 फॉरेन सेक्टर। इस पूरी जियोग्राफिकल एग्जिस्टेंस के अंदर ये चारों इकोनॉमिक एजेंट मिलकर एक्सचेंज एक्टिविटी कर रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये एक्सचेंज एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा, एक्सचेंज एक्टिविटी में ये एक्सचेंज कर क्या रहे हैं? ये एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, बोलिए बेटा, रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज को आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इट कंपनसेट देयर इकोनॉमिक नीड्स। सो जब मैं कंट्री की बात करूं, ये तो एक मजमूआ है जहां बहुत सारे लोग रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के अंदर, कि ये फ़लाँ सूबा है, ये फ़लाँ स्टेट है, ये फ़लाँ इलाका है ना, ये जैसे हम बांटते हैं अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, हर जगह पे। लेकिन जब ये मुल्क, इसमें रहने वाले लोग, यहाँ के इकोनॉमिक एजेंट आपस में रिसोर्सेज को एक्वायर करें, एक्सचेंज करें, इन डू सम रिस्पेक्ट ऑफ देयर रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़ और देयर इकोनॉमिक नीड्स, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब इस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इस डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ये एक्सचेंज मैकेनिज्म करें, तो अब ये कंट्री नहीं, अब ये इकॉनमी बनती है, जिसे आप मईशत कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्सचेंज का मैकेनिज्म चल रहा है। हर एक इकोनॉमिक एजेंट अपनी इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखो, हम यहाँ बैठे हुए सुबह कि इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर कर रहे हैं, किसी कंपनी का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, किसी कंपनी का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मेरा मोबाइल फ़ोन है ना, मेरी सर्विसेज, मेरे इदारे की सर्विसेज, कई और सर्विसेज हम एक्वायर कर रहे हैं। अच्छा, खाली अगर हम यहाँ बैठे होते, हमारा इदारा खुला होता और लाइट ना होती तो हम ना पढ़ पाते,
इंटरनेट ना होता तो ये हाइब्रिड क्लास प्रैक्टिकली इंड्यूस टू बी एक्वायर नहीं है। तो हम खुद इस सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कई तरह की गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर। अब ये बोर्ड ना हो, ये मल्टीमीडिया ना हो, ये लैपटॉप ना हो, ये कैमरा ना हो, ये एलईडी ना हो, ये इंटरनेट ना हो, तो डेफिनेटली हमारी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती। हम 24/7 दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन एक्सचेंज मैकेनिज्म में जुड़े हैं। हमारा सर्वाइवल टिका हुआ है इससे। और हमारा सर्वाइवल याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ा कि हम अपने सर्वाइवल के लिए क्या एक्वायर करते हैं बेटा जी? रिसोर्सेज। अब मैं और आप इसी इंगेजमेंट को देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारा मुल्क है, ये जो हमारी कंट्री है, इस कंट्री के अंदर मेरे बच्चों चारों इकोनॉमिक एजेंट मिलकर किस तरीके से एक्सचेंज एक्टिविटी को इंगेज करते हैं। अच्छा, पहले आपके सिलेबस में 4 सेक्टर डायग्राम भी था, यानी कि चारों इकोनॉमिक एजेंट का आपस का रिलेशन भी था, लेकिन हमने स्टेट एक्ट जब नया आया तो उसमें सिर्फ 2 को बता दिया, एक ब्रीफ एक्सपोजर देने के लिए कि भाई बच्चे को समझ में आ जाए कि ये होता कैसे है सारा मैकेनिज्म। अब मैं और आप यहाँ देखने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि मुल्क की जो आमदनी है, ये जो मुल्क की इनकम है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये जो मैं और आप देखने जा रहे हैं, इसको मैं नाम दे रहा हूं मेरे बच्चों क्या बोला भाई? ये बनाएंगे सारे लोग 2 सेक्टर डायग्राम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ हम ऊपर साइड पे लिख देते हैं इसको, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड 2 सेक्टर डायग्राम। 2 सेक्टर डायग्राम से मतलब सर इसमें हम 2 इकोनॉमिक एजेंट के आपस के रिलेशन को देखेंगे। वैसे तो इकोनॉमी में चारों एजेंट हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 के मॉडल को पढ़ते हैं कि अगर 2 इकोनॉमिक एजेंट हैं, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म, तो ये आपस में कैसे एसोसिएटेड है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। सो पहला इकोनॉमिक एजेंट कौन मेरे बच्चों? हमारा पहला इकोनॉमिक एजेंट हाउस होल्ड, दूसरा इकोनॉमिक एजेंट फर्म। तो अब ये हाउस होल्ड और फर्म मिलकर किस तरीके से अपने सर्वाइवल के लिए एक्सचेंज मैकेनिज्म में इंड्यूस टू बी एक्वायर्ड है। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हैं मेरी बात? जो घर पे हैं उनको क्लियर हो रही है मेरी बात? हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, हाउ रिसोर्सेज आर नाउ सपोज टू बी एक्सचेंज बिटवीन 2 ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट, 1 household, the group of individual consuming goods and services and provide resources for firm। देखो ये इदारा जो है ना जिसमें हमारा ARTT, ये जगह हमने रेंट पे ली हुई है, तो ये कोई हाउस होल्ड ही है ना, कोई फैमिली है ना जिसने ये हमें किराए पे दिया हुआ है। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे ऑर्थर लॉरेंस है, ये कोई एक फैमिली है ना जिसकी ये जगह और उसने हमें दी हुई है। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर फर्म। इदारे को रिसोर्स देते हैं, कब या तो पैसे दे देंगे, या अपनी ज़मीन दे देंगे, या लेबर देंगे। जैसे मेरी फैमिली इस इदारे को क्या दे रही है? लेबर दे रही है। किसी की फैमिली ने घर दिया, अहमद रजा मीर की फैमिली ने इन्वेस्टमेंट दी, लेबर भी दी, इन्वेस्टमेंट भी दी। सो हम कर क्या रहे हैं? हम एज एन हाउस होल्ड अपनी घर में रहते हुए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, और बाहर निकल के किसी दूसरी फर्म के अंदर जाके अपने रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं ताकि वो मजीद आउटपुट को प्रोड्यूस। देखो यहाँ तुम आके हमारे इदारे की सर्विसेज एक्वायर कर रहे हो, तुम्हारे अब्बा भी तो कहीं जाके काम कर रहे हैं, अब्बा, भाई, अम्मा, बहन, वॉट जो आपके घर के गार्जियन है, जा रहे हैं ना कहीं कोई ना कोई एक्टिविटी तो परस्यू टू बी रिक्वायर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, इन ऑर्डर टू मेक इट सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। अब आइए, फर्म्स क्या है? बात हो चुकी। फर्म है, बोलो क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फर्म क्या कर रही है? रिसोर्सेज को एक्वायर कर रही है, उन्हें आपस में कंबाइन कर रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर हो गया? अब आइए बताइए, जितने हाउस होल्ड्स हैं, जितनी फैमिलीज हैं, अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे एक एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही है ना?
हम सारे हर एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सारी फैमिलीज और हम सारे इंडिविजुअल जो हैं अपनी इकोनॉमिक नीड्स के लिए डिपेंडेंट हैं किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। मैं यहाँ आके पढ़ा रहा हूँ, मेरे अब्बा भी अपने बिजनेस पे चले गए, आपके अब्बू शायद कहीं जॉब पर चले गए, किसी के अब्बा का बिजनेस, किसी के अब्बा की जॉब, किसी के अब्बा फ्यूडल लैंडलॉर्ड ज़मींदार, वो अपनी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई पुलिस में, कोई फौज में। हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कहाँ जाकर पता है? फार्म में। देख रहे हमने क्या किया? लेबर और रिसोर्सेज दे दिए किसको? फार्म। अब फार्म वो रिसोर्सेज और लेबर लेकर क्या करेगी? सर वो करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड किसके लिए? हमारे लिए। देख रहे हैं? तो हाउस होल्ड निकला अपने घर से, कहाँ गया? फार्म में, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। जो रिसोर्स हाउस होल्ड के पास था उसने ऑफर कर दिया, भाई आप मुझसे ले लो। किसी ने बिजनेस को बोला मुझसे पैसे ले लो, किसी ने बोला मुझसे मेरी लेबर ले लो, किसी ने बोला लैंड ले लो, किसी ने बोला ठीक है मैं एज एन एंटरप्रेन्योर तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करूंगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? घर वाले रिस्पॉन्ड करें, खामोश ना बैठे, यस सर, ओके, यस सर, समझ आ रहा है, मैसेज करते रहो और उठ के बैठो, लेटना नहीं है। हमजा कंबल से बाहर आ जा। सारा बेटा, युसरा, असगर, महरोज, आगे आ जाओ। अब आइए सर, आगे आ जाइए। अब क्या होगा सर? जैसे ही हाउस होल्ड फार्म को रिसोर्स देगा, फार्म उस रिसोर्स से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी। बताओ, जब तुम्हारी फैमिली, मैं यहाँ पर पूरे महीने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर देते हैं, व्हाट वी आर नाउ सपोज टू मेक इट रिक्वायर, क्या मिलता है हमें? भाई मैं यहाँ पूरे महीने आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, लैंडलॉर्ड पूरे महीने अपनी जगह आपको प्रोवाइड कर रहा है, या ठीक हो। क्या है? अब बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ क्या करेगा? बिजनेस हमें हमारा कंपनसेशन देगा। जिसने लैंड दी उसे रेंट मिलेगा, लेबर को उसका वेज मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, जिसने रिसोर्स प्रोवाइड किया। देखो दुनिया के जितने बिजनेसेस हैं ना, वो क्या करते क्या है पता तुम्हें? बिजनेस क्रिएट करता है ये, क्या क्रिएट करता है भाई साहब? वैल्यू। इस वैल्यू को ही कहते हैं मैन मेड रिसोर्स। अब वो चाहे एक पेन हो या एरोप्लेन हो, ये पेन हो, ये वैल्यू है नहीं है यार? बोलो, ये फ्री में मिलेगा? नहीं। दिस कप ऑफ टी, ये फ्री में मिलेगा भाई? नहीं सर। ये जो एलईडी है, ये जो लैपटॉप है, ये जो लाइट लगी है, ये बिल्डिंग है, ये नहीं भाई, इसको बनाया गया है, इसे प्रोड्यूस किया गया है, इसकी एक वैल्यू है। अब वो 1 रुपए हो या 1 अरब रुपए हो, ये वैल्यू तो है ना बॉस? तो बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है किसके लिए? अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। जो बिजनेस से जुड़ गया, जिस तरह जुड़ गया, जिस तरह से, आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है ये दारा, मेरे लिए नहीं करेगा। जिससे ये लैपटॉप लिया उसको वैल्यू नहीं पे करी। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, इंटरनेट का डाटा कंज्यूम हो रहा है, क्या जो वैल्यू एआरटीटी बिजनेस स्कूल जनरेट कर रहा है, क्या इस वैल्यू में से पार्टिसिपेंट्स को देगा? नहीं भाई। अगर नहीं देगा ना तो वो भाग जाएगा बिजनेस से। यानी कि इवन एंटरप्रेन्योर जिसने कारोबार शुरू किया, अगर बिजनेस उसको भी वैल्यू नहीं देगा ना, एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस को बंद कर देगा। बिजनेस का काम है वैल्यू क्रिएट करना। जो बिजनेस वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, जिसके लिए नहीं करेगा, वो भाग जाएगा बिजनेस से। वो अपनी सर्विसेज, अपने रिसोर्सेज बिजनेस को नहीं देगा। तो होगा क्या? जब हम पूरे महीने गुड्स एंड सर्विसेज फार्म में जाके प्रोड्यूस करेंगे, ये जो वैल्यू बिजनेस ने क्रिएट की, उसके बदले बिजनेस हमें क्या पे करेगा पता है? फैक्टर पेमेंट। जिसने लैंड दी
उसे मिलेगा क्या? रेंट। जो लेबर है उसे मिलेंगे क्या? वेजेस और सैलरीज। जिसने इन कैपिटल इन्वेस्ट किया उसे मिलेगा इंटरेस्ट। और आखिर में एंटरप्रेन्योर अपने लिए जनरेट करेगा क्या मेरे बच्चे? प्रॉफिट। सो सर, जैसे ही बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर लेगा उसका रिवॉर्ड पे करेगा, और जैसे ही रिवॉर्ड हमें मिलता है, बताओ जब फैमिली अपनी मंथ के एंड में या मंथ के शुरू में अपना कंपनसेशन, अपना रिवॉर्ड नेशनल इनकम में से अपना हिस्सा लेकर आ जाते हैं, हम क्या करते हैं उस पैसे से? और बोलो ना, घर वाले मिलकर क्या करते हो उस पैसे का? पार्टी। बोलो ना, क्या करते हो? सर वी कैन एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज। घर की ग्रोसरी, घर का रेंट, यूटिलिटी का बिल, बच्चों की ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का खर्चा, कोई बूढ़ा या बड़ी उम्र का है तो उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर। व्हाट वी डिड, वी कैन एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वी मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो पैसे मुझे यहाँ ARTT से मिलेंगे, मैं क्या करूंगा उन पैसों का? सर उसे दूसरे हेड्स में डिनोमिनेट कर दूंगा, बांट दूंगा। जरा देखना, हाउस होल्ड उसी पैसे को बिजनेस को वापस कर देता है। इम्तियाज गया है ना, ग्रोसरी परचेज की, वहां गए। के इलेक्ट्रिक को यूटिलिटी का बिल दिया, SSGC को गैस का बिल दिया, है ना, स्ट्रॉन्ग फाइबर को इंटरनेट का बिल दिया, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वहां की ट्यूशन फी पे की, PSO शेल को पेट्रोल के नाम पर पैसे दिए। हम क्या कर रहे हैं? वी मेक पेमेंट फॉर गुड्स एंड, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। ये ऐसे घूम रहा है सिस्टम, एंड इज नाउ सपोज टू बी गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन करना है, एक महीने करना है, नहीं, ये रोज करना है, बार बार करना है, हर बार करना है और लगातार करना है, वरना हमारा सर्वाइवल उस पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। और जिस इकोनॉमी के अंदर ये सर्कुलर फ्लो जितना एक्सपोज, जितना एक्वायर्ड होगा, कंट्रोल होगा, उस इकोनॉमी में ग्रोथ, एलिमेंट ऑफ ग्रोथ, आगे बढ़ने की जो उसकी कैपेसिटी है, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ बिजनेस करने वाली फर्म्स, उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो हेल्दी होगी, वो मुल्क तरक्की करेगा, वो मुल्क आगे बढ़ेगा, वहाँ के मुल्क के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, वहाँ के लोग एक अच्छी इकोनॉमिक लाइफ एंजॉय करेंगे। हम क्यों कोशिश करते हैं, मिसाल देते हैं यूरोप, अमेरिका, इन मुल्कों की, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, है ना, क्यों मिसालें देते हैं? ऐसे नहीं, मुल्क तो हमारा बहुत 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 अच्छा है भाई, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ यहाँ की बुरी है। हम एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, एज एन हाउस होल्ड, एज अ फर्म अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मुल्क में ये जो सर्कुलर फ्लो है ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसमें, आइए वो देखते हैं। बोलो भाई घर वालों, क्लियर? फैक्टर पेमेंट सारा बेटा, जैसे मैं यहां आके पढ़ा रहा हूं तो मुझे मेरी सर्विसेज के बदले इदारा क्या देगा? मेरी बेटी वेजेस देगा। अब्बू क्या करते हैं? अब्बा क्या करते हैं? सारा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एडवोकेट है। तो जब अब्बा केस एक्वायर करते होंगे किसी क्लाइंट का और उसको परसू करते होंगे, कोर्ट में जाके डिफेंड करते होंगे, तो अब्बा को क्या मिलती है? अब्बा को मिलती है उसकी फी, यानी कि वही वेजेस। ये है फैक्टर पेमेंट। ये जो लेबर है, लेबर मैं हो गया, आपके अब्बा हो गए, हम कौन है? लेबर हैं। इसी तरह एक है लैंडलॉर्ड, जिसने अपनी जगह दी, उसको मिलेगा रेंट। सुन रही हो मेरी बेटी? ये है फैक्टर पेमेंट, जो हमें हमारी सर्विसेज, हमारे प्रोविजन के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। अच्छा देखो, जब ये पैसे हमें मिलते हैं ना, ये रिवॉर्ड मिलता है, मैं अज्यूम करता हूं कि ये 100 रुपए की वैल्यू हमें मिली, क्या हम 100 के 100 रुपए खर्च कर देते हैं? वैसे आपके घर में जब पैसे आते होंगे, क्या सारे खर्च कर देते हो? इसमें होती लीकेज। क्या होती है भाई साहब? लीकेज। लीकेज क्या है सर? जो पैसा हाउस होल्ड को मिला, अगर तो वो पूरा सिस्टम में आ गया तो फिर तो कोई लीकेज नहीं है।
कोई लीकेज नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के 10 करोड़ घरों में फैमिलीज ने 10 करोड़ फैमिलीज ने 1,000 रुपये उठा के रख लिए अपने घर में, कहीं पर भी छुपा के रख लिए घर में कि यार कोई ज़रूरत होगी, सेविंग कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी करते ही है ना सारे। 1,000 रुपये कितने लोगों ने? 10 करोड़ लोगों ने। 10 करोड़ लोग अगर 1,000 रुपये सिस्टम से बाहर निकालेंगे तो कितनी वैल्यू बन गई है? 1,000 अरब रुपए ये सिस्टम से लीक हो गया। अब ये पैसा सिस्टम में नहीं है, कहाँ है? आपके घर में, अलमारी की दराज में, लॉकर में, अब्बा के कोट की जेब में, है ना? अम्मा ने डब्बे में डाल के कहीं छुपा के रख दिए कि भाई हम सेव कर रहे हैं, है नहीं है? ये है लीकेज। क्योंकि देखो, अगर ये 100 रुपये यहाँ से चले और यहाँ से चल के यही पेमेंट हो गई तो ये घूमता रहेगा ऐसे, ये ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन मसला क्या है पता है? ये जो इकोनॉमी है ना, ये जो हमारी इकोनॉमी जिस मुल्क के अंदर है, उस मुल्क के अंदर ना ये बढ़ रहा है, हेड काउंट बढ़ रहा है। हेड काउंट बढ़ने का मतलब क्या है पता है? पॉपुलेशन बढ़ रही है भाईजान। अगर मुल्क यही 100 रुपये हर बार प्रोड्यूस करता रहेगा, सुन रहे हो मेरी बात? अगर ये मुल्क हर बार यही 100 रुपये प्रोड्यूस करता रहेगा, फिर तो इकोनॉमी कैसे ज़रूरत को पूरी करेगी? लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मर भी रहे, ऐसा नहीं है मर भाई, डेथ रेशो भी है, डेथ रेशो भी है, बर्थ रेशो भी है। लेकिन जब से हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी बेहतर हुई हैं तो डेथ रेशो और बर्थ रेशो बढ़ गया। पहले लोग मर जाते थे, जैसे बड़े आपने कॉमन, बड़े यार नेक आदमी थे, चलते फिरते चले गए। अबे चलते फिरते नहीं गए, हार्ट अटैक आया भाई ढक्कन उनको, बैठे बैठे चले गए। पहले नहीं होती थी ऐसी बीमारियां। अबे पहले पता ही नहीं था भाई, बीमारियां पहले भी होती थी, इलाज नहीं था, इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। आज मशीनें ऐसी बन गई हैं, पता चल जाता है कि यार ये बीमारी है इनको। ब्लड टेस्ट है, स्कैन्स हैं, एक्सरेज हैं, है ना, अल्ट्रासाउंड है। पहले थोड़ा ना, आज से 100 साल पहले ये चीज़ें ही नहीं थी, तो लोगों को पता ही नहीं था इसको हुआ क्या है। तो अब क्या है? आइडेंटिफाई होता है, इलाज है, ट्रीटमेंट है, लोग प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, तो मरने का रेशो कम हो रहा है, बर्थ रेशो बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है। सिर्फ पिछले 125 सालों में दुनिया की आबादी डबल हो गई है। 1900 में, यानी कि आज से करीबन 125 साल पहले, 125 साल पहले दुनिया की आबादी 3 अरब 80 करोड़ थी। आज कितनी है? 7.25 अरब आबादी हो गई। सिर्फ 100 सालों में आबादी डबल हो गई है दुनिया की। इसीलिए रिसोर्सेज को लेके इतनी खींचातानी है। हर मुल्क दूसरे मुल्क के रिसोर्सेज को काबू करना चाहता है। जितनी बड़ी नेशंस हैं, जहां जहां रिसोर्सेज हैं, उनकी नजर उस पर है कि भाई कब्जा करो, ले लो, क्योंकि रिसोर्स कम है दुनिया में। आप समझ रहे हैं? अमेरिका बहादुर क्यों पूरी दुनिया में जंग करता फिरता है? रिसोर्स चाहिए उसको। क्या है? उसको रिसोर्सेज से लेना देना है। वहां के बिजनेसमैन को रिसोर्स चाहिए, जहां रिसोर्स है वो वहां जंग करते हैं, काबू करते हैं, चीजें कब्जे में लेते हैं, भाग जाते हैं। मतलब ये आज के मॉडर्न डाकू हैं, ये इकोनॉमिक डाका मारते हैं वॉर करके। और वॉर क्यों करते हैं? क्योंकि वॉर बिजनेस है। जब वॉर होगी, दुनिया की चौथी बड़ी इंडस्ट्री, जिसे आर्म्स और एम्यूनेशन की इंडस्ट्री कहते हैं, वो चलेगी। अभी पूरी दुनिया में सब अच्छे बच्चे बन जाएं, सारे मुल्क आपस में भाई भाई हो जाएं, यूक्रेन, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, है ना, इजराइल, फलस्तीन, सब अच्छा हो जाए, सब में दोस्ती हो जाए, सब गले लग जाएं, तो बिकेगा एम्यूनेशन आर्म। और बोलो भाई, ये वेपन बिकेंगे, मिसाइल सिस्टम बिकेंगे? नहीं बिकेगा भाई, कद्दू कुछ भी। दुनिया की चौथी बड़ी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। इसलिए दुनिया को हमेशा एक ऐसी जगह चाहिए, एक ऐसा जमीन का हिस्सा चाहिए जहां जंग होती रही, उसको कहते हैं वॉर जोन। अब ये वॉर जोन अनफॉर्चुनेटली मुसलमान मुल्कों में यूं बनते हैं क्योंकि मुसलमानों के आपस के इख्तलाफ बड़े शदीद हैं। जज्बाती, सबसे अच्छा मजहब दुनिया का, लेकिन सबसे बदतरीन कौम, अल्लाह माफ करे। किस बात पे आपस में लड़ते हैं? वही दो फिरकों की आपस की लड़ाई है पूरी। आप देखिए मिस्र, अब सीरिया,
लीबिया, इजिप्ट, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जिस मुल्क, ईरान, आप देख लें डिस्ट्रेस है। हर मुसलमान मुल्क में डिस्ट्रेस है, गिचपिच, गड़बड़, लड़ाई झगड़ा, शिया सुन्नी फसाद है, उसके ऊपर जंग शुरू होती है। उधर से अमेरिका किसी एक पार्टी को सपोर्ट करके सब इधर उधर करता है और पूरी दुनिया पे आप देखें जितने वॉर जोन हैं अनफॉर्चुनेटली मुसलमान मुल्कों में, यही जितने वॉर जोन आपको नजर आएंगे पीछे 100 साल की तारीख के अंदर बड़े, बस वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये गधे सारे जो ताकतवर लोग हैं ये लड़े, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। उसके बाद से तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से तो जितनी जंगें हैं वो सब मुसलमान मुल्कों में, गल्फ वॉर, अफगानिस्तान वॉर, है ना, फिर ये अभी जो पूरा शाम में सीरिया, लीबिया, ये सब फ़लस्तीन, ये सब मुसलमान मुल्कों में वॉर जोन बना हुआ है। अब वो मिज़ाइल टेस्ट कराते हैं अपने कि भाई ये देखिए मिज़ाइल बनाया, अब मैं खाली मैदान में मिज़ाइल मारूं बहुत ज़बरदस्त धमाका हो जाएगा, लेकिन लोग कितने मारेंगे मुझे कैसे पता चलेगा? तो जो मुल्क एक मिज़ाइल सिस्टम खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है कि हम दुश्मन मुल्क को मारेंगे, और कितने लोग मरेंगे बताओ? तो वो कहता है भाई ये तो खाली मैदान में मार के दिखा दिया आपने, इससे क्या पता चलेगा कितने लोग मरेंगे? तो हाँ अभी दिखाते हैं हम, तो वॉर जोन में वो मिसाइल चला के दिखाते हैं कि देखिए यहाँ हमने टेस्ट किया, ये देखिए कितना टूल आया, मर गए 50,000 लोग। हाँ भाई अब बताओ कितने खरीदोगे? बोला चलो हमें 100 दे दो, हमें 50 दे दो, हमें 20 दे दो, ये बिजनेस है। अब आप अफसोस करें कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, अपनी हरकतों की वजह से हो रहा ना भाई। हम इनवाइट करते हैं, अभी क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर वो पारा चनार में हुआ ना शिया सुन्नी फसाद। आप ऑप्शन क्रिएट करते हैं ताकि दूसरा आके आपके मामलात में इंटरवीन करे। भाई दो लोग आपस में खुशी खुशी बात कर रहे हो तो कोई तीसरा आके घुसता है कि क्या बातें कर रहे हो मुझे बताओ, बोलो। कोई अननोन आदमी घुसेगा बीच में? नहीं घुसेगा ना। लेकिन यही दो लोग मारना शुरू हो जाए एक दूसरे को तो कोई भी एक हिम्मत करके आएगा भाई आप हटो यार, क्यों लड़ाई कर रहे हो यार। तो हम जब खुद जहालत दिखाएंगे तो फिर हमारे मुल्क में इंटरवेंशन होगी भाई। या तो हम उनकी तरफ हैं, अपनी तरफ तो नहीं है मुसलमान, अपनी तरफ हो तो मिल के रहे। इख्तलाफात हो सकते हैं आपके दरमियान, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर आदमी एक दूसरे के को जान से ही मारने के ऊपर। हमने क्या, हमारे हर एक के नज़रिए से हम सब के स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हो सकते हैं ना। हम सब के नज़रिए से हर दूसरा आदमी जहन्नम में जाएगा। शिया के नज़रिए से सुन्नी जाएंगे, सुन्नियों के नज़रिए से शिया जाएंगे। अच्छा फिर सुन्नियों के अंदर आपस में इतने इख्तलाफ हैं कि सब जहन्नम में जाएंगे। तो जब आप इतने डिफरेंसेस क्रिएट कर लेंगे अपने अंदर, अपने रिलीजन के अंदर, और किस बात को लेकर? अल्लाह, अल्लाह के नबी के घर वाले, अल्लाह के सहाबा को लेके आपस में लड़ते रहते हैं। भाई सभी प्यार करते हैं, सबसे प्यार करते हैं, आपस में लड़ते रहेंगे। आपस में लड़ेंगे तो दूसरा आदमी तो घुसेगा बीच में भाई। आप समझ रहे मेरी बात? सो अब जितने वॉर जोन क्रिएट हुए हैं उसमें ये होता है। सो आबादी बढ़ती जा रही है, दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है, ये 100 रुपये अगर घूमते रहेंगे तो फिर ये ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते पूरा। भाई डोमेस्टिक नीड बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी तो डोमेस्टिक नीड बढ़ेगी। लोगों को पहले से ज़्यादा खाना चाहिए, पहले से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, ये सब चाहिए ना। इसी तरह बिजनेस को भी ग्रोथ चाहिए। बिजनेस भी बोलेगा भाई मुझे ज़्यादा आउटपुट बनाना है ताकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट बनाऊँ, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करूँ, ज़्यादा अपने लिए बेनिफिट एक्वायर करूँ। ये तो ग्रोथ तो है सिस्टम के अंदर। लेकिन यही 100 रुपये घूमते रहे तो फिर ये नॉट इनफ टू बी जस्टिफाइबल, इट डजंट सीम्स टू बी कैरी ओवर। इससे मसला हल नहीं होना, लेकिन लीकेजेस हो रही हैं। अब ये क्या है, 100 रुपये मिल रहे हैं, वापस कितने आ रहे हैं? 80। तो अब क्या होगा, इकोनॉमी का साइज श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, आबादी बढ़ती जाएगी और वैल्यू कम होने लगेगी। इससे डिस्ट्रेस है, जैसे हमारे यहाँ रोड टूटे हुए, लाइट आ नहीं रही, किसी के यहाँ पानी का मसला, किसी के यहाँ गैस का मसला, है ना, ये मसाइल। और दुनिया के उन मुल्कों में जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, भाग रहे हैं पाकिस्तानी मुल्क छोड़ छोड़ के, वो कौन से मुल्क है? हमारे सारे बड़े, हमारे पॉलिटिशियन हमें वो देते हैं ना एक कि भाई यहाँ रहो, ये मुल्क हमारा है, और ख़ुद के बच्चे सब साले
सारे जज, सारे पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे फौजी, उन सब के बच्चे बाहर, और हमें बोलते हैं ये मुल्क हमारा, यहाँ हमें रहना है, हमें यहाँ मरना है, कहानी सुनाते हैं। हाँ, आप अच्छे हालात करें, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाए, मुल्क के लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर हो। 77 साल हो गए मुल्क आज़ाद हुए, हमारे मसाइल आज भी वही हैं जो 77 साल पहले थे। कराची आगे नहीं बढ़ा है, पीछे आ गया। खैर इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी, हमारे सर भी यही कहते थे। तो भाई ये आबादी बढ़ रही है भाई, आबादी बढ़ रही है भाई, आबादी बढ़ रही है। अब ये लीकेजेस को ज़रा देखते हैं, लीकेजेस क्या है सर, लीकेजेस क्या है सर? अब हमने कहा कि हमें मिल गए 100 रुपये, अब इसमें से लीकेज स्टार्ट हुआ। पहला लीकेज क्या है? सेविंग्स। दूसरा लीकेज क्या है? टैक्सेस। अब ये जो 100 रुपये मिले, अब इसमें से हमने 10 रुपये सेव कर लिए, 5 रुपये का टैक्स भर दिया और इंपोर्ट कर ली। ये मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट हुआ, ये लैपटॉप इंपोर्ट हुआ, ये एलईडी इंपोर्ट हुई, इंटरनेट का डाटा इंपोर्ट हो रहा है, पेट्रोल इंपोर्ट हो रहा है, दवाइयाँ बनने के लिए केमिकल डाइसेस इंपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है ना भाई। तो इंपोर्ट पे भी लग गए 5 रुपये, गया ये पैसा। अब सिस्टम में ये है नहीं, अनलेस एंटिल ये जो लीकेज हुई थी, जैसे अल्लाह ना करे कभी हमको डिहाइड्रेशन, समझते हो डिहाइड्रेशन हुई है कभी, बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाए, 2 तरीकों से होता है, या तो पसीना बहुत निकल जाए, या एक्सर्शन हो जाए मुंह से, या आपको जो एपिसोड आते हैं तबीयत ख़राब हो, पेट गड़बड़ हो जाए और आपकी बॉडी से पानी बहुत सारा निकल जाए, वॉमिट हो जाए, या आपको स्टूल पास हो जाए बहुत ज़्यादा, या पसीना बहुत आ जाए, जैसे गर्मियों में वो हीट स्ट्रोक में होता है। तो क्या होता है, आप बिल्कुल आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम होगा, आप गए। वाटर लेवल और सॉल्ट बॉडी में इम्बैलेंस होगा, आपका ब्रेन काम करना छोड़ता है, आपका बीपी नीचे जाएगा, ये लीकेज है। कैसे बैलेंस करते हैं? पानी पिलाओ, पानी से नहलाओ, जल्दी से ड्रिप लगाओ, ग्लूकोज डालो इसकी बॉडी में, ताकि इसके बॉडी के सॉल्ट को बैलेंस करें, पानी जो कम हो गया वो बराबर हो, नहीं तो मर जाएगा ये। डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है? मर जाता है आदमी। सो लीकेजेस मस्ट बी कंपनसेट बाय मीन्स ऑफ इंजेक्शंस। अब इंजेक्शंस क्या हैं? आइए देखें। इन्वेस्टमेंट, सेविंग को कौन कंपनसेट करेगा? इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट जो टैक्स हमसे ले रही है वो कैसे वापस आएगा? थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर कौन से खर्चे करती है गवर्नमेंट? बोलो भाई, कौन से खर्चे करती है? सर रोड्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटी दे रही है, एजुकेशन फैसिलिटी दे रही है, सिविल सोशल सर्विसेज हैं, सोशल सिक्योरिटी है, कोर्ट है, जुडिशरी है, पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस है, मिलिट्री है, ये सब है ना यार। मुल्क की इंटेलिजेंस है, इस पे खर्चा हो रहा है, ये क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो अगर सुनिएगा मेरी बात, जितना सेव हुआ उतना इन्वेस्ट हो गया, जितना गवर्नमेंट ने टैक्स लिया वो सारा का सारा हमें वापस कर दिया, जितनी इंपोर्ट्स उतनी ही एक्सपोर्ट्स। अब ये बैलेंस हो गया। क्या बैलेंस हो गया? आई इंजेक्शंस बराबर हो गए किसके? बोले ना भाई, लीकेजेस के। इसे कहते हैं बैलेंस बजट, या ये कह लो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? नेशनल इनकम बराबर हो गया, इंजेक्शन लीकेजेस बराबर। लेकिन आबादी बढ़ने का क्या करोगे? पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, अब बैलेंस तो बड़ी अच्छी बात है, तो अब क्या करें? इसी में सिनेरियो बनते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो भाई हमें ये इंजेक्शन बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाएं? गवर्नमेंट कैसे करे ज़्यादा काम? अब ये जितनी सेव है उतनी इन्वेस्ट होगा।
लेकिन अगर आप अपने मुल्क के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं करेंगे, बाहर से भी आएगी। हाँ, इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। मैं नाम लूं कंपनीज के, नाम लेना शुरू करूं, यूनिलीवर, जीएसके, नाम सुना है, सीमेंस, टोयोटा, होंडा, ये कहाँ की कंपनी है भाईजान? पाकिस्तानी कद्दू, ये सब बाहर की हैं। कोई आयरलैंड की, कोई जर्मनी की, कोई जापान की, कोई यूएसए की, ये सब बाहर से आके काम कर रहे हैं। तो जब ये आए होंगे तो इन्होंने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट कर रखी नहीं रखी भाई पाकिस्तान के अंदर। सो अगर हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, सो डेफिनेटली इट विल बी क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट्स। इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ी? गधे हैं इंडिया के पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन, हमसे ज्यादा करप्ट है वो लोग, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, हमसे ज्यादा आबादी है उनकी, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां बिजनेस ग्रो कर रहा है, वहां एफडीआईज है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया के अंदर, आप सोच नहीं सकते साले। पहले चाइना ने किया ये काम, अब इंडियंस दबंग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी की अपलिफ्टिंग, ये जो ऊपर उठी है, उसकी बुनियादी वजह वहां के बिजनेसमैन है। पॉलिटिशियन तो निकम्मे हैं वहां के, सिर्फ एक ही कार्ड खेलना आता है उनको, वो जो रिलीजन कार्ड, वो पाकिस्तान कार्ड खेलते हैं, वो धमाका, वो ये और यूं और वो, पाकिस्तान दुश्मन, ये वो, उस पर वोट लेते हैं। लेकिन अकल आप देख लें, दुनिया के टॉप 100 बिजनेसमैन में आपको इंडियंस मिलेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रंप बना, प्रेसिडेंट बना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक मैसेज दिया क्लियर, सुपर पावर है ना, अपने साथ खड़ा किसको किया? सारे टेक्नोलॉजी टाइकून्स को, इलॉन मस्क है ना, और कौन था वो, क्या नाम है उसका, बिल गेट्स नहीं था, मार्क जुकरबर्ग, उसका नाम क्या है वो जो उसका अमेजोन का ओनर है, जेफ बेजोस, सुंदर पाची जो इंडियन ओरिजिन है और अमेरिका में रहता है, गूगल का हेड है, सीईओ है। ये सारे टेक्नोलॉजी के टाइकून्स खड़े करके बता दिए कि भाई दुनिया आगे टेक्नोलॉजी वालों की है, और इंडिया आईटी में लीड कर रहा है। इंडिया लीड कर रहा है आईटी के अंदर। दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का 40% काम इंडिया में होता है। तो यार काम करा ना उन्होंने अपने लोगों पे, अपने सिस्टम में, और करा किसने? पॉलिटिशियन ने नहीं किया, उनका विजन अच्छा नहीं है, वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं है, वहां के पॉलिटिशियन की मेजॉरिटी। ये काम किया किसने? बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी में रखी स्टेबिलिटी। आप शीशे के महल में बैठे हो, लेकिन जिस कुर्सी में बैठे हो वो डिसबैलेंस हो, तो आपको मजा नहीं आएगा भाई। इतने बड़े महल का भी कोई फायदा नहीं जब जिस चीज पे आप बैठे हैं वही बैलेंस ना हो। तो जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता भाई, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपका मुल्क आज अगर इस दुनिया में, जिस दुनिया में हम जिंदा हैं, इसमें आगे बढ़ना है, तो आपके बिजनेसमैन को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना पड़ेगा। हमारे बिजनेसमैन क्या कर रहे? प्लॉट बेच रहे, गधे। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो फौज करती है। तो हमें टेक्नोलॉजी वाले कामों में जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर में आना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को, लेबर की स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजिकल स्पिल ओवर लाना पड़ेगा। लैपटॉप बांटते, और लैपटॉप पे लड़के क्या करते? मूवी डाउनलोड करके देखते, टिकटॉक बना के चला रहे। कराची के रात के होटलों पे जाके देखें, एनईडी के इंजीनियर होटल पे बैठे हुए चाय का होटल खोलने की प्लानिंग कर रहे होते। अनफॉर्चुनेटली। खैर भाई, तो ये समझ में आया भाईजान? अच्छा, अब इसके बाद इसका आगे इंटेंट बिहेवियर पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं और इससे आगे। तो ये 2 सेक्टर डायग्राम क्लियर है, कोई मुश्किल? चलूं आगे। अब आगे आ गए तो ये आ गया ग्रोथ एनालिसिस। जरा देखिएगा, इंजेक्शंस और लीकेजेस, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स एक्सपोर्ट इक्वल टू हो जाए किसके? एस सेविंग, टी टैक्स, एम इंपोर्ट, इंपोर्ट के लिए एम का वेरिएबल, आई के लिए इन्वेस्टमेंट का वेरिएबल, जी के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एस फॉर सेविंग, टी फॉर टैक्स। इसे क्या बोला? इक्विलिब्रियम। दूसरी कंडीशन देखो, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर,
एक्स एक्सपोर्ट ग्रेटर देन हो जाए सेविंग टैक्सेस और इंपोर्ट के। अब बताओ, अगर हमारे इंजेक्शन हमारी लीकेजेस से ज़्यादा हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मुल्क में लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर होगी, बिजनेसेस ग्रो करेंगे। सर देखिए, जुड़ा हुआ ही है। लोगों की इकोनॉमिक लाइफ बेहतर होगी, लोग पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बिजनेस भी ग्रो करना शुरू होगा। बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। और खुदा ना करे ये वाला सीन हो जो हमारे मुल्क में है कि हमारे मुल्क की इंजेक्शंस कम है, लीकेजेस ज़्यादा हैं, वो बाहर से कोई कद्दू पैसे लगाएगा इस मुल्क में, इस मुल्क का बिजनेसमैन खुद अपने पैसे लेके बाहर जा रहा है। आपने हालात ही नहीं छोड़ रहे ऐसे काम करने जैसे हालात छोड़ेंगे तो आप बिजनेस ग्रो करेगा ना। इतनी इम्बिग्यूटी है, इतनी करप्शन है, इतने टेक्निकल और फ्लॉलेस मतलब फॉल्स प्रोसीजर्स हैं कि बिजनेसमैन को ऑप्शन ही नहीं मिलता काम करने का। यार क्या काम करेगा इन हालात में? और जब वो काम करने जाए तो हर कारोबार में उसका कंपटीशन एक ऐसे इदारे से है जिसको आप हरा ही नहीं सकते। वो कौन है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौज। हर बड़े बिजनेस में फौज है, वो चाहे आयरन स्टील हो, वो चाहे सीमेंट हो, वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, वो चाहे इंश्योरेंस हो, वो चाहे वो जो भी। अब जब आप आते हैं मुल्क के अंदर, अब डेफिनेटली सही है, फौज हमारी गलत नहीं कर रही, अब मुल्क में गैप है तो कर रही है काम। लेकिन जब कोई बाहर की कंपनी आके बोलती है भाई यार फौज है, कंपटीशन में मुल्क के स्टेट के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, इनसे कौन कॉम्पीट करेगा? अरे भाई यहाँ से पैसे निकालो इंडिया में डालो, यहाँ से निकालो चाइना में डालो, यहाँ से निकालो बांग्लादेश में डालो, ये गड़बड़। या तो फिर फौजी चार्ज ले ले, क्योंकि फौज के एंग्रो बोल रहा हूँ फौजी फर्टिलाइजर है ना, ये सारे बिजनेस है ना, बड़े बिजनेसेस हैं, तो या तो फौजी चार्ज ले ले, टेक्नोलॉजी में भी काम करे, लोगों को पढ़ाए लिखाए, सारे काम करे। हमें कोई एतराज़ नहीं, मुल्क आगे बढ़ना चाहिए यार। हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन तो गधे हैं एक नंबर के, कोई विजन ही नहीं है। पोएमें पढ़ रहे, किताब में तस्वीरें छपवा रहे, अबे कोई काम करो यार। आप देखिए क्या सिंध की तालीम का क्या हाल कर दिया है अनफॉर्चुनेटली। खैर 12 सो ग्रोथ रेट डिक्रीज होगा। ये नेशनल इनकम एनालिसिस है, ये आगे की बात है। सो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग सेशन था जिसके अंदर हमने ये बात की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। ये 4 सेक्टर डायग्राम है जो पहले थी अब हट गई है, तो मैंने इसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस एक इमेज दे दिया। ये मैं प्रेजेंटेशन अभी आपको भेज दूंगा, तो आप घर पे देखना चाहें तो देख लीजिएगा, कोई मुश्किल हो तो पूछ लेगा, लेकिन अभी ये स्टडी टेक्स्ट में है नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो घर वाले कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इंजेक्शंस कम है, लीकेजेस ज़्यादा है, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही है। और इंडिया में तो खैर इकोनॉमी का साइज़ भी बड़ा है, वो आगे बढ़ गए, हमें अपनी डायरेक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ेंगे। खैर सर फिर एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक नीड और एक वांट्स। नीड किसे कहते हैं मेरे बच्चों? नीड वुड बी स्पेसिफाई, इट वुड बी द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। मुल्क में रहने वाले लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, सेहत है, तालीम है, खाना है, पीना है, रहना है, कपड़े हैं, ये क्या है? तालीम के साथ सेहत है, सेहत के साथ इंसाफ है, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसे हम नीड कहते हैं। देखो लिख रहा है द डिज़ायर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी, ये है नीड, ये है वांट। These are the basic requirement for the citizen of the society such as water, food, shelter। आज आप नोटिस करें, हम इसी चीज़ों पे हमारे मुल्क के लोगों को वोट मिलता है, पता है आपको? पानी, बिजली, गैस, खाना। पीपल्स पार्टी का तो स्लोगन ही यही है ना। आज भी आईटी टेक्नोलॉजी के एरा में पीपल्स पार्टी का स्लोगन क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसका मतलब कौम अभी भी इन चीज़ों से महरूम है। बस फिर डिज़ायर क्या है? द डिज़ायर ऑफ द सोसाइटी, दीज आर ऑफन डिस्क्राइब परसीव नीड्स, ठीक है, एंड इंस्टिपुलेट इन द ब्रॉडर सेंस व्हाट पीपल इन द सोसाइटी विश टू हैव, उनकी ख्वाहिशात जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। आगे बढ़े। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है सारा।
आगे बढ़ेंगे। अब आ गया फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब दुनिया में जितनी इकोनॉमीज हैं उन तमाम इकोनॉमीज एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और वो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड वांट्स। सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया के लिए क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा किया जाए। सो द एलोकेशन कहते हैं आइडेंटिफाई करने को। जैसे आपके अब्बा की इनकम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 लाख रुपए सपोज करते हैं, अल्लाह बरकत दे इसमें, 4 कर लो यार, क्या होता है 1 लाख में। अब्बा की इनकम 4 लाख रुपए। अब अब्बा क्या करते हैं? एलोकेशन करते हैं। कैसे एलोकेट? सर ग्रॉसरी, फिर रेंट, फिर यूटिलिटीज, ऐसे ही है ना। उसके बाद एजुकेशन। ये क्या कर रहे हैं अब्बा? भाई ग्रॉसरी के लिए हमने रखे तकरीबन समझो 60,000 रुपये, रेंट हम भर रहे हैं 50,000 रुपये, यूटिलिटी का बिल आता है हमारा 30,000 रुपये, एजुकेशन बच्चों के लग रहे हैं, बच्चों की तालीम पे लग रहा है मिसाल के तौर पे 25,000 रुपये, कम से कम ही बात करें। फिर उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में, ठीक है, हमारे लग रहे हैं मिसाल के तौर पे 15,000 रुपये। ये क्या है भाई? एलोकेशन। हेड आइडेंटिफाई कर लिया। सो द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हमें पता है, एज अ नेशन भी पता है, एज एन इंस्टीट्यूशन भी पता है, एज अ फैमिली भी पता है, एज एन इंडिविजुअल भी पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मगर हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। इसका मतलब हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कभी भी पूरा, इट मींस वी नीड टू मेक एन स्मार्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें समझदारी, अक्लमंदी से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। सुन रहे हो मेरी बात घर वालों? सो ये एलोकेशन है कि आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लें, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज रिक्वायर कर लें। आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आया, दैट व्हाट इज कॉल्ड स्कैर्सिटी, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट वुड बी द मदर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट वुड बी द वेरिएबल दैट हैज टू बी क्रिएट ऑल ऑफ द इकोनॉमिक कियोस। इस सारे जो मसले हैं ना, ये स्कैर्सिटी की वजह से। स्कैर्सिटी क्या है? द गैप बिटवीन द लिमिटलेस वांट्स एंड द रिलेटिवली लिमिटेड रिसोर्सेज, लामहदूद ख्वाहिशात और महदूद वसाइल के दरमियान का गैप। स्कैर्सिटी क्या है? वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पीटिंग डिमांड। जब रिसोर्सेज में सफिशिएंसी ना हो, इनसफिशिएंट हो कि वो हर एक की ख्वाहिश को पूरा करें। बताओ, क्या हमारे मुल्क में इतनी गैस है कि सबको मिल जाए? क्या हमारे मुल्क में इतना पेट्रोल है कि हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए? क्या हमारा मुल्क इतनी जॉब क्रिएट कर पा रहा है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए? तो इसका मतलब स्कार्सिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्या एज अ फैमिली हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी हर जरूरत को पूरा करें? जितना है अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज्यादा हो तो बुरा मानोगे। क्यों पढ़ रहे हो सीए? बोलो लालची लड़के लड़कियों। सर और ज्यादा है ना, पहले से ज्यादा। जिस घर में रहता हूं उससे बड़ा घर, जो गाड़ी अब्बा के पास है उससे बेहतर, उससे ज्यादा गाड़ियां। एक घर नहीं 2 घर, 2 हो गए तो तीसरा घर, तीसरा हो गया तो 4-5 प्लॉट। बूढ़ा भी तो हुआ ना यार। पाकिस्तान में तो घर बहुत हो गया, अल्लाह का शुक्र है। एक दुबई में ले लूं, यूके में हो तो बुरा है क्या? बोलो ना। एक यूएसए में भी होना चाहिए यार। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये जो रोड पे खड़े हुए होते बेचारे बस का इंतजार कर रहे हैं, आप इनसे पूछो, हाँ भाई आर यू सेटिस्फाइड? बोलेगा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। कहाँ जा रहे हो? बोले जॉब पे जा रहा हूँ। मुतमईन हो जिंदगी से? और कुछ चाहिए? हाँ यार चाहिए तो बहुत कुछ। इधर मसाइल हैं, अभी बस आएगी, बस देखें कैसी भरी हुई होती है, उसमें चढ़ेंगे, काली पतलून पहन के चढ़ो तो सफ़ेद हो जाएगी, सफ़ेद पहन के चढ़ो तो काली हो जाएगी। जादू है, कसम खुदा की ये जादू आपको बसों में देखने को मिलेगा।
गधों की तरह लटक के जाएंगे। और ये बाइक वाले की ज़िंदगी आप देखें कितनी अच्छी है, जूं जूं करता हुआ निकल जाएगा। ट्रैफिक जाम होगा तो फुटपाथ पे चल रहा होगा, फुटपाथ टूटी होगी तो रोड के उस तरफ चलना शुरू हो जाएगा रॉन्ग। आप बाइक वाले को पूछा, भाई तुम्हारी तो बड़ी तारीफ कर रही है जो खड़ा हुआ है पैदल। बोला अबे वो पैदल नहीं, वो अकल से पैदल है भाई, हमसे पूछो कितनी मुश्किल है। अभी चलाएं थोड़ी सी तेज बाइक, आंसू निकलना शुरू। कोई हमें मारे, हम किसी को मारे, चोट हमें लगेगी। ज़रा सी बारिश हो, शो देखें आप हमारा कैसा, पूरे रोड पे शो ही चल रहा होगा हमारा। जिंदगी इसकी अच्छी है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, शीशे चढ़ाए हुए, ग्लासेस लगाए हुए, यूं यूं करके हिल रहा है, समझ नहीं आती हरामखोर की क्या मस्ती चढ़ी है इसको। हमारी जिंदगी मुश्किल है, इसकी आसान है। आप गाड़ी वाले से पूछो, हाँ भाई खुश हो, मज़ा आ रहा है, और क्या चाहिए, बोला अरे यार छोटी गाड़ी है यार, ऑटोमेटिक होनी चाहिए। और ये ना, ये नीचे है यार, लो प्रोफाइल है, ऐसे लोग ऊपर से देखते हैं। 4x4 हो ना ऊंची, तो यूँ बैठ के देखो। और गाड़ी एक है, वो बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, बेगम को कहीं आना जाना, अम्मी को आना जाना है यार, उसके लिए गाड़ी नहीं, एक नहीं होनी चाहिए गाड़ी, तो 2 होनी चाहिए यार। 2 गाड़ियां हैं लेकिन फिर भी मसाइल है। वो एक अम्मा लेके चली गई थी, बेगम नाराज हो रही थी यार, एक और गाड़ी होनी चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कि कभी पूरी नहीं होगी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सुन रहे हैं मेरी बात? ये तो है सारा बाजी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। आगे बढ़िए, वेयर रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई ऑल ऑफ वंस कॉम्पीटिंग डिमांड। अब ये काम की बातें लिखने वाली हैं, जो जैसे सर्कुलर फ्लो बनाने वाला था, इंजेक्शन लीकेजेस लिखने वाली चीज़ है, तो इसकी समरी नोट्स बनाएंगे। सब अनसेंड नहीं लिखना, लेकिन जो काम के ट्रिगर पॉइंट है वो लिखने हैं। आगे बढ़िए, देखो क्या कह रहा है। जब स्कैसिटी है ना तो चॉइस है, चॉइस बिटवीन मोस्ट अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट वांट। हमें पता है हम अपनी हर ख्वाहिश को पूरा, तो हमें चॉइस करनी है, किसे पूरा करें, किसे पोस्टपोन करें, किसे डेफर करें। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग स्कार रिसोर्सेज बिटवीन कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव। पूरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अपने रिसोर्सेज को थोड़ा थोड़ा करके बांट के किसी हद तक उसे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, इसे कहते हैं चॉइस। आगे बढ़िए, देखो जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी, नेचुरल गैस, ठीक है। अब नेचुरल गैस के 3 इस्तेमाल, इंडस्ट्रियल यूज, ट्रांसपोर्टेशन में, और डोमेस्टिक घरेलू। डोमेस्टिक में भी 2 हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, गैस से थर्मल एनर्जी, मतलब गैस इस्तेमाल करो, जनरेटर चलाओ और बिजली बनाओ, या गैस को इस्तेमाल करके फैक्ट्री का प्लांट मशीनरी चलाओ, आउटपुट बनाओ, लोगों को जॉब दो। ये 2 ऑप्शन है इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक में 2 हैं, एक कमर्शियल, एक नॉन कमर्शियल। एक गैस तो हमारे और आपके घर में आती है, इसमें रोटी बना ली, खाना पका लिया, ये सब कर रहे हैं हम, चाय बना ली, ये सब है, घर का गीजर चलाया। और एक कमर्शियल यूज है, नहीं देखा आपने, मोहल्ले में दुकानें होती हैं, बेकरी है, तंदूर की रोटी की दुकान है, होटल है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, उनको भी तो गैस चाहिए। ये अब सिस्टम में इतनी गैस है नहीं, गवर्नमेंट क्या करे, ओ भाई घर वालों, चूल्हा पूरे दिन नहीं जलता आपका, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक गैस आएगी, नाश्ता बना लो, खाना बना लो, चूल्हा गई, अब गैस गई। अब आएगी कब, शाम 6 बजे के बाद, रोटी बना लो, रात का खाना बना लो, चाय बना लो, 11 बजे फिर गैस गई। दुकानदारों, तुम्हें गैस मिलेगी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, होटल चलाओ, रेस्टोरेंट चलाओ, फिर सुबह तुम बंद करोगे, गैस गई। इंडस्ट्री को हफ्ते में 5 दिन या 4 दिन गैस मिलेगी, ऑल्टरनेट डेज में, एक दिन मिलेगी, एक दिन नहीं मिलेगी। सीएनजी पंप वालों, हफ्ते में तुम्हें 2 दिन मिलेगी, एक हफ्ते को और एक पीर को, या ऐसे कोई भी दिन। अब है नहीं ना गैस, तो हम मैनेज कर रहे हैं, इसे कहते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ये तो तय है कि सबको नहीं दे सकते, है ही नहीं ना भाई, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, सिस्टम में गैस है ही नहीं। पता नहीं खबरें कहाँ से आती हैं, मुल्क में गैस के ज़खायर निकले, सोने के ज़खायर निकले, कद्दू मिल तो आवाम को कुछ भी नहीं रहा, पता नहीं निकल के जा कहाँ रहे, अल्लाह ही आसानी करे। तो भाई गवर्नमेंट ने तय किया कि यार हम बिजली और ये देंगे किसको, इंडस्ट्रियल को, ताकि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट हो, आउटपुट हो, ज़्यादा गैस देनी है इसको, बकिया को थोड़ा 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 करके मैनेजमेंट करके प्लान करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये क्या टाइम लिख दिया मारिया अयाज, 7:30 से 9। सर बट पंजाब में तो ये है,
में तो गैस 24 आवर्स है। क्या बात सर, पंजाब की हुकूमत है सर, पंजाब है ना सर। हम सिंध वाले, हमारे यहाँ ऐसे आती है गैस, बलूचिस्तान में आती नहीं है गैस। तुम कहाँ से हो? हाँ यार, बस हाँ तो पंजाब में मरियम नवाज है ना यार। अब तो अम्मी बन गई है वो, मदर ऑफ नेशन। मुझे एक बच्ची ने पोयम पढ़ दी है, वो आजकल फेसबुक पे ट्विटर पे भी मैंने देखी है, अम्मा आ गई, पता नहीं क्या माँ आ गई है। सारा खान कह रही गिलगित में तो लाइट भी नहीं आती। आएगी बेटा, आएगी एक दिन इंशाल्लाह। चल पड़ी है। डैम्स तो बन रहे हैं, केपीके में तो बड़े डैम बन रहे हैं, इंशाल्लाह अब आएगी बिजली। बने हैं केपीके में, बहुत डैम बन रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले 5-6 सालों में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। पंजाब में भी कुछ इलाकों में आती होगी शायद, कुछ जगहों पे नहीं। सिस्टम में तो गैस नहीं है इतनी ना, वो क्योंकि वो मुशर्रफ साहब के दौर में ये जो सीएनजी पे गाड़ियाँ चली थी ना, इसमें बड़ी गैस ज़ाया हो गई हमारी। सीएनजी पंप खोले थे ना जो, ये गलत खोले। सीएनजी पे नहीं लाना चाहिए था गाड़ियों को। उससे ये हुआ कि सस्ती गैस तो मिल गई लेकिन ख़त्म हो गई। जो रिजर्व हमारा 100 साल चलना था वो 50 साल में ख़त्म हो गया। बस ये था। ये वही है, स्मार्ट मैनेजमेंट अगर आप नहीं करेंगे ना भाई तो भुगतेगी कौम फिर। और हमारे मुल्क की जो मैनेजमेंट करने वाले हैं वो ज़्यादा ही समझदार और स्मार्ट है, इसलिए ये हाल है हमारा। खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइस तो समझ में आ गया ना। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग कॉम्पीटिंग ऑल्टरनेटिव। अच्छा देखो क्या है, पढ़ो ये पैराग्राफ, खुद से पढ़ो। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट, given limited resources and unlimited want, we have to choose which want to satisfy. Limited resources can put to various uses. The man has to choose the best way of utilizing the scarce resources to get maximum satisfaction. इसे कहते हैं rationality, rational behavior, फहम से काम करना, अक्लमंदी से काम करना कि आप अपने रिसोर्सेज को स्मार्टली यूटिलाइज करें। And men had to make a choice between most urgent and less urgent want. The true cost of any choice we make between alternative is expressed by the economists through the notion of opportunity cost. ठीक, opportunity cost क्या है? It would be the cost of one economic decision in terms of the next best alternative forgone. नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में मोटरवे बनाया और ये उनकी ज़िंदगी का लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। मतलब नवाज शरीफ ने एटम बम तो नहीं बनाया, वो तो शुरू हुआ भुट्टो साहब के दौर में, और फिर भुट्टो साहब की लेगेसी आगे बढ़ी। वो अब्दुल कदीर खान साहब मुबारक, कई सारे लोगों ने काम किया। बस नवाज शरीफ ने वो बटन दबा के एटॉमिक ब्लास्ट किया था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे। अब किताबों में जो हमने पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, वो तैयार नहीं थे। नवाज शरीफ साहब किसी सूरत अग्री नहीं थे, फौज का प्रेशर था एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन्होंने धमाके कर दिए। वरना क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक बिजनेसमैन आदमी है और वो इंडिया से ट्रेड के हामी है, तो ये धमाके करने से इंडिया, फिर एक तो अमेरिका ने हम पे पाबंदियां लगा दी थी, इंडिया की ट्रेड रुक गई थी, तो ये एक मसला था। तो नवाज शरीफ साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने मोटरवे बनाया है। ये जो पूरा मोटरवे है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कराची, मतलब मुल्क का एक कोना है ना, आगे तो समंदर है, आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम कराची एंड ऑल द वे केपीके चाइना बॉर्डर तक आप चले जाएं। बस एक सखर का एक हिस्सा है जहाँ सिंगल रोड है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन मोटरवे बन गई है, शानदार, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसका इम्पैक्ट है। आप ट्रेवल करें पूरे रोड से, यहाँ से जाएं एक कोने से दूसरे कोने चले जाएंगे, ऐसा ज़बरदस्त रोड मैकेनिज्म हो गया है। शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटरवे की बात कर रहा हूँ। तो ये लैंडमार्क प्रोजेक्ट है नवाज शरीफ साहब का, तो उस पर वो हर जलसे में कहते भी हैं कि हमने मोटरवे बनाई और ये उसमें गलत भी नहीं है, बनाई है उन्होंने, जैसे भी बनाई, कर्जा लेके बनाई, फिर बाद में गिरवी लगती, वो एक अलग डिबेट है लेकिन बनाई है, उनकी हुकूमत में बनी है।
तो ये जब नवाज शरीफ साहब ये मोटरवे बना रहे थे तो मुल्क के तमाम फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ लगाए? रोड्स बनाने में। आप समझ रहे मेरी बात? तब पैसा हेल्थ में नहीं लगा, तब पैसा एजुकेशन में नहीं लगा, है ना, तब पैसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लगा। इसीलिए नवाज शरीफ की हुकूमत जाते ही लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल खड़े हो गए। फिर इमरान खान साहब आ गए, उनके जाने के बाद, वैसे नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट तो मोटरवे का बहुत पुराना है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उनके लैंडमार्क पे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उनके आते कोविड आ गया। अब इमरान खान साहब ने कोविड को अच्छा मैनेज किया, जो कहने की बात है, स्पीड नहीं हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रेड भी कम नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी कमी आई थोड़े दिन के लिए, लेकिन बेहतर हो गई। तो इमरान खान साहब जब कोविड की मैनेजमेंट में पैसा लगा रहे थे, हेल्थ सेक्टर पे पैसा लगा रहे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा, तालीम पर नहीं लगा, है ना, ये हुए ना मसाइल। इसका मतलब गवर्नमेंट हो, हाउस होल्ड हो, फर्म हो, इंडिविजुअल हो, हम सब की इकोनॉमिक लाइफ में स्कार्सिटी है। अगर हम एक इकोनॉमिक डिसीजन एक्वायर करेंगे ना, तो हम दूसरे को क्या करेंगे? सेक्रीफाइस। जैसे एक फैमिली की इनकम है, उस इनकम के दो हिस्से मेरे बच्चों, एक फैमिली की इनकम के दो हिस्से, कौन से दो? बोलो। एक कंजम्पशन, दूसरा बोलिए मेरे बच्चों सेविंग। अगर एक फैमिली कंजम्पशन ज़्यादा करेगी तो सेविंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम। और एक फैमिली प्लान करे कि नहीं यार, वी आर नाउ सपोज टू मेक इट सेव मोर, जब वो सेविंग ज़्यादा करेंगे तो व्हाट दे सैक्रिफाइस रियली? कंजम्पशन। आप क्वालिफाई हुए चार्टर अकाउंटेंट, अभी जैसे एक हफ्ता भर होने 4-5 दिन हो गए, आप रिजल्ट आया आपका, आप क्वालिफाई हो जाए, अल्लाह की रहमत से, मेहनत से, अपनी माँ बाप की दुआओं से, टीचरों की मेहनत से आप क्वालिफाई हो गए। अब जैसे ही क्वालिफाई हो गए, सैलरी आपकी 5 डिजिट में चली जाएगी। अचानक से आप कमाने लगे 2 लाख रुपए। बताओ, जैसे ही फैमिली इनकम बढ़ेगी, फैमिली इनकम के बढ़ने की वजह से आपकी कंजम्पशन, आपका लाइफ स्टाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा सर। महंगे कपड़े, महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगा लैपटॉप, है ना, ये सब चीज़ें बदलेंगी आपकी। डेफिनेटली आपकी इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आएगा अचानक से। अब आपके 2 लाख रुपए आप लेकर पहुंचे किसके पास? आप भागे भागे पहुंचे अपनी अम्मा और अपने अब्बा के पास कि अब्बू, मैं बन गया क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट और फर्गूसन से, PwC से मुझे मिल रहे 2 लाख रुपए। आपने ये पैसे किसके हाथ में पकड़ा दिए? अम्मी अब्बू के हाथ में, कि अम्मी ये पहला चेक आपके लिए। अम्मी ने चेक लिया, उसे कैश कराया और आपको दे दिए वापस कितने? 10,000 रुपये। और बोला जा जी ले अपनी ज़िंदगी। आप सुन अम्मी, आपने बताया नहीं, मैं सौतेला हूँ क्या? ईदी के झूले से उठाया था मुझे, क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं? अम्मी ने बोला नहीं, ये पैसे हम बचाएंगे, ये 1,19,000 रुपये बचाएंगे और हम लेंगे अपना घर। अब बताओ, अब क्या फैमिली की जो लाइफ स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा? नहीं, जहां था वहां रहे। अब समझ रहे हैं आप? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। लाइफ स्टाइल को सैक्रिफाइस किया ताकि अपना घर बन जाए। अम्मी ने बोला नहीं, घर नहीं, घर नहीं, घर बाद में करेंगे। तुम माशाल्लाह क्वालिफाई हो गए, तुम माशाल्लाह क्वालिफाई हो गए, हम करेंगे तुम्हारी शादी। आपने बोला अम्मी ये 10,000 भी ले लो, मैं गुजारा कर लूंगा, पैदल चलाऊंगा, ये तो नहीं, फॉर्म 20 किलोमीटर दूर तो है, बस फजर की नमाज पढ़ के निकलूंगा, दोस्त को बुला लूंगा, आप ये 10,000 भी रख लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने बोला नहीं अम्मा, मैं आपको और अब्बा को भेजूंगा हज पे, मैं आपको और अम्मा को भेजूंगा हज पे, हज की फ्लाइट के टिकट लूंगा, आप लोगों को हज पे भेजूंगा। ये पैसे हम जमा करते हैं 1,90,000, तकरीबन 10 महीने करेंगे तो 20 लाख हो जाएंगे, आप और अब्बू हज पे जाओ पहले। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर एक इकोनॉमिक डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हज पे जाओगे तो ना घर बनेगा ना शादी होगी, शादी करोगे तो हज भी गया और घर भी गया, घर ले लिया तो शादी फिलहाल पोस्टपोन। सो एवरी इकोनॉमिक डिसीजन फॉलोड बाय एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अहमद रजा मीर जो के यंगेस्ट चार्टर क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट था, है ना, इंडस्ट्री के अंदर यंगेस्ट CEO था, सॉरी यंगेस्ट चार्टर अकाउंटेंट तो नहीं था, लेकिन यंगेस्ट CEO था किसी कंपनी का,
मेरा ख्याल है पिके के एक बैंक होता था, इन्वेस्टमेंट उसका था, अहमद। तो अहमद ने जब ये फैसला किया कि नहीं यार मैं पढ़ाऊंगा, तो अहमद ने क्या सेक्रीफाइस किया? अपनी ऑडिट जॉब। तो बिजनेसेस जितने भी हैं, हाउस होल्ड जितने भी हैं, गवर्नमेंट जितने भी हैं, जब वो कोई एक इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। दैट व्हाट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो भाई, बोलो, समझ में आ रही है मेरी बात? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जरा देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, पढ़िएगा, सुनिए मेरी बात, लाजमी लिख लेना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है भाई, पढ़िए। द कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक डिसीजन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, है ना? नीचे आ जाइए, देखो जरा, अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके दरमियान के गैप ने क्रिएट किया किसको? स्कार्सिटी ने मजबूर किया क्या करने पे? चॉइस की वजह से हम क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑप्शन फॉर गॉन, क्या छोड़ रहा हूं? इस अपॉर्चुनिटी को एक्वायर करने के लिए क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं? जरा देखिए, गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हेल्थ पर लगा दो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को चूज करेंगे तो हेल्थ को सेक्रीफाइस करेंगे, और अगर आप चूज करते हैं हेल्थ केयर को तो किसे सेक्रीफाइस कर देंगे? क्लियर हो गया? वैसे काश कोई मुल्क की तालीम पे पैसा लगा देता। देखो, दो तरह के लोग जो है ना दुनिया में बहुत खतरनाक होते हैं और इन दो लोगों का ना ये बहुत बड़ा होता है। एक वो जिसका दिमाग खाली हो और एक वो जिसका पेट खाली हो और खाली चीज में गुंजाइश होती है। जैसे कमरा, अब यहाँ से सारा फर्नीचर लगा दो तो ये बड़ा लगने लगेगा। तो खाली दिमाग खाली पेट दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है। आप इसे जिधर चाहे उधर इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे कौम का दिमाग भी खाली, पेट भी खाली। आप जो भर दें इसके अंदर गंद, ये भर जो है ये एक्सेप्ट कर लेंगे। तो तालीम जो है ना वो इतनी ज़रूरी चीज़ है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे, अच्छा अब हमने तालीम को भी एसोसिएट किया हुआ है किससे? अजीब तरीके के मामलात से। तालीम वो चीज़ होती है जो आपको एक अच्छा इंसान बना दे। और अच्छा इंसान कौन है पता है? हर रिलीजन के हिसाब से एक अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। बस आप मुसलमान बाद में बनेंगे। ऐसे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब कुछ नहीं था तब भी नबी थे, सब हुआ तो भी नबी, जब कुछ नहीं होगा तब भी नबी। तमाम अंबिया के सरदार हुजूर अलैहिस्सलाम पहले, जब नबूवत बाद में मिली, पहले अच्छे इंसान थे। आप नोटिस करो, हम नहीं बचपन में पढ़ते तो मुल्क का वजीर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, माँ हो, बाप हो, वो अच्छी माँ, अच्छा बाप, अच्छा टीचर, अच्छा लॉयर, अच्छा ऑडिटर, अच्छा अकाउंटेंट, ये बाद में बनेगा। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। आप अच्छे इंसान नहीं है ना, आप किसी काम के नहीं, आप दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं। सांप से ज़्यादा खतरनाक है, जानवर है, आप जानवर से बदतर हैं अगर आप अच्छे इंसान नहीं। और अच्छा इंसान कैसे बनते हैं मेरे बच्चों? सब बिल्कुल आसान फॉर्मूला। अल्लाह को यही चीज़ पसंद है कि आप ऐसे बन जाएं जो बेज़रर होते हैं ना, कि जिसकी ज़ात से किसी को नुकसान, आप अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त करके देखो ना। जैसे अब एक बड़ी आसान सी बात है गाड़ी पार्क करने की, बाइक पार्क करने की। एक तो ये है कि आप किसी की गाड़ी के आगे लगा के चले जाएं ताकि वो आए, 4 सलावातें निकाले आपको, फिर घसीट घसीट के आपकी बाइक उठा के इधर उधर करे और फिर अपनी गाड़ी बाहर निकाले, और आप फिर आगे फिर उसको सलावातें सुनाएं, गालियाँ निकालें उसको। और एक क्या है कि मैं जगह ढूंढ लूँ, थोड़ी भले आगे मिल जाए, सेफ हो, वहाँ ले जाके एहतियात से खड़ी करूँ जहाँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ। आप घर से निकले, आपको रोटी लेनी थी, आपने रोड के बीच में गाड़ी निकाल लगाई और रोटी लेने चले गए, पीछे ट्रैफिक जैम हो गया। स्कूल में बच्चा छोड़ने गए, ऐसी जगह गाड़ी लगा दी, पूरा ट्रैफिक जैम हो गया।
हम रोज़ाना ऐसे अमल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़ात से दूसरों को तकलीफ़ होती है, तब हम हर बार अल्लाह की नज़र में नीचे गिर जाते हैं और हम इसे बुराई समझते ही नहीं हैं। मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, बाहर चप्पलें उठा के लाते हैं, दूसरे की चप्पल के ऊपर रखते हैं, पैर डालते हैं, चलते हुए पूरी चप्पलों को दूसरे की रौंदते हुए एक लात इधर मारी, एक इधर, एक की चप्पल उधर, एक की चप्पल उधर, बाहर चले जाते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तली अब्वाबी रहमतिका ये पढ़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और ये जा वो जा, मतलब अल्लाह को राज़ी, अल्लाह की मखलूक को नाराज़, गुनाह लिया, दूसरे की गालियाँ सुनी। वो बाहर निकलेगा बेचारा, उसको गाना है, अच्छा मैंने नमाज़ पढ़ दी, आज जुम्मा है, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैं 1:30 बजे नमाज़ पढ़ूंगा, 2 बजे उस जगह पे नमाज हो रही होगी जहाँ से मुझे निकलना है, रोड पे गाड़ियाँ होंगी, ठेले होंगे, मैं फंसा हुआ ट्रैफिक में ख्वार हो रहूँगा, क्लास के लिए लेट हो जाऊँगा, पैसे कट जाएंगे, बच्चे गालियाँ देंगे, टीचर हमारा लेट आ रहा है, मेरा कसूर है? तो अच्छे इंसान बनो ताकि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो जब आप अच्छे इंसान बनेंगे ना, आप अल्लाह आपके लिए वो माहौल, साजगार माहौल बनाएंगे जिसमें आप सिर्फ तरक्की करेंगे और कुछ नहीं। जो 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 आप नेक उस वक्त बनेंगे, आप याद रखिएगा, जब आप अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान बन जाओ, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा देना शुरू करो, तुम नोटिस करोगे पूरा निज़ाम है ना, निज़ाम, ये पूरा अल्लाह का निज़ाम आपके फेवर में चलेगा। आप कम में खुश होंगे, ज़्यादा पैसों से मुतमईन नहीं होता आदमी, आप कम पैसों में खुशहाली होगी, आपकी ज़िंदगी में सहूलत होगी, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका बाप, आपका भाई आपका ख्याल करने वाले होंगे। और तुम देखो, हम सारे तो बिल गेट्स और एलॉन मस्क नहीं बन सकते, हम आम आदमी, अच्छा कमा लेंगे, अच्छा खा लेंगे, थोड़े एसेट बना लेंगे, हम दुनिया से चले जाएंगे। एक आम आदमी की लेगेसी क्या होती है मेरे बच्चों, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है एक आम आदमी की लेगेसी क्या है? कि जब वो इस दुनिया से जाए ना, तो लोग उसको बोलेंगे यार ये अच्छा आदमी था, चला गया। उसके बच्चे बोले हमारा बाप अच्छा आदमी था, चला गया। उसकी बीवी बोले यार शौहर अच्छा था, बाप बोले, माँ बोले, भाई बहन बोले अच्छा भाई, अच्छा बेटा, चला गया। मेरे स्टूडेंट बोले कि यार नहीं यार, जैसे भी थे, टीचर हमारा अच्छा था यार, ये चला गया। दोस्त बोले अच्छा दोस्त चला गया, कुलीग बोले यार अच्छा साथी चला गया। एक आम आदमी की ये लेगेसी है। नहीं तो बिल गेट्स बन जाओ, बिलावल भुट्टो बन जाओ, मरियम नवाज बन जाओ, ये तो बन नहीं सकते तुम फिलहाल, अभी फ्यूचर का तो मुझे नहीं पता। या तो ये बन जाओ कि भले लोग गालियाँ ही देंगे लेकिन याद तो रखेंगे, भाई हिटलर को याद रखती है दुनिया, नहीं रखती है। या तो ऐसे हो जाओ, अब अच्छे लोग भी गुजरे दुनिया में, बुरे लोग भी गुजरे, या तो ऐसी लेगेसी क्रिएट कर दो कि लोग किसी वजह से याद रखें। नहीं तो अच्छे इंसान बन जाओ ताकि कम से कम तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तो याद रखें। तो आम आदमी की लेगेसी है, आम आदमी की लेगेसी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये जो खाली पेट और खाली दिमाग है ना, इस कौम के 24 करोड़ लोग जो है ना, वो ये हैं। बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, दिमाग ऊपर से खाली, पेट भरा हुआ है, दिमाग खाली, ताकत का नशा, जानवरों की तरह गाड़ी चला रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं रहे। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी, जिसकी गाड़ी मुझसे बड़ी होगी वो मेरी इज्जत नहीं करेगा, मैं अपनी छोटी से गाड़ी वाले की इज्जत नहीं करूँगा। ये एक कल्चर है हमारे माशरे में, ताकत, पैसा, अंधे हुए हैं सारे, इसीलिए माशरा डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकली इल है हम लोग, बीमार दिमाग है हम लोग। हम में से जिन लोगों का दिमाग भरा हुआ है उनको अलग तरह का नशा है, वो अलग समाजी बीमारी में मुब्तला है, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हर नीचे वाले को दबाना है, हर ऊपर वाले से डरना है, इम्बैलेंस माशरा है। आप रोड पे खड़े हो डर में होंगे, बस स्टॉप पे खड़ी हो लड़की, मेरी बेटी नहीं खड़ी हो सकती आज, ये मुसलमान माशरा है। मेरी बेटी, मेरी बहन, बस मेरी बीवी बस स्टॉप पे नहीं खड़ी हो सकती। अब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जानवर हैं रोड पे, मुझ समेत हम सारे ऐसे देख के गुजर रहे होंगे कि भाई आप परेशान हो जाएगी बेटी कि यार ये क्या मसला है भाई। मैं झूठ कह रहा हूं? और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, भाई जन्नत में जाएंगे हम, वाह भाई वाह। अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स। एप्लीकेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे अप्लाई होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ दीज एजेंट, दे हैव टू बी डिस्कस सो फार इन द नंबर ऑफ वे, इन द डिफरेंट वेज। हाउस होल्ड कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्वायर करेगा? पढ़ो, द सेटिस्फैक्शन फॉरगॉन बाय कंज्यूमिंग गुड
A, rather spending money on good. B, अच्छा वो मैंने अभी एक मिसाल दी थी, कौन सी वाली? हाँ, कंजम्पशन और सेविंग वाली, ये भी लिख सकते हैं. If a family wanted to make save more, they must have to make it sacrifice the consumption that they have been aligned. जैसे ईद आती है, रमजान आता भी आ रहा है, तो रमजान में कंजम्पशन बढ़ेगी, तो हम जब ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो क्या सेक्रीफाइस करेंगे? सेविंग्स को. बकरा ईद आएगी, फेस्टिवल है हमारा भाई, हर महीने तो बकरा नहीं काटते ना अपने घर के बाहर आप ज़िबा या ऊँट लाके, साल में एक बार ही करते ना. तो जब हम वो कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जरा देखो बिजनेस कैसे पे कर रहा है. आइए देखिए, ये भी तो हो सकता था कि अहमद भाई यहाँ पे एक ऑडिट फर्म खोल लेता, आकाश मैं पार्टनर होते, ये भी तो हो सकता था ना यार. नहीं हो सकता था भाई, यहाँ ऑफिस होते, यहाँ कमरे होते, यहाँ चेंबर होता मेरा, आकाश का, हुदैत का, हम सब बैठे हुए ऑडिट का काम कर रहे होते और अहमद हमें लीड कर रहा होता, हमारी फर्म होती. लेकिन अहमद ने ये क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू मेक इट एक्वायर दिस. देखो लिखा हुआ है, द रेवेन्यू फॉर गॉन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू सप्लाई गुड. ए, दैट इज सेल फोन, ऑडिट सर्विसेज या एजुकेशन सर्विसेज, रादर देन यूजिंग रिसोर्सेज टू सप्लाई गुड. बी, जैसे ऑडिट फर्म, तो ऑडिट फर्म को सेक्रीफाइस किया तो इंस्टीट्यूट खोला. ताबानी साहब ने यही किया, कलीम रहमानी ने यही किया, साजिद ने यही किया, इब्राहिम ने यही किया, ये सारे तारिक भाई ने यही किया, सारे इंस्टीट्यूट चला रहे. मैं तो अल्लाह की रहमत से सभी के साथ काम कर चुका हूँ. मतलब मैं वाहिद उन टीचरों में से हूँ जिसने सब जगह पढ़ाया. अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल ताबानीज में पढ़ाया, अलम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, KNS, मैंने अल्लाह की रहमत सब जगह पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ. इसी तरह गवर्नमेंट भी तो सेक्रीफाइस करती है, स्टेट भी तो सेक्रीफाइस करती है. द सोशल नीड फॉर गॉन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू गुड. ए, हमने सोचा भाई हम किस पे पैसा लगाएंगे? तालीम, एजुकेशन पे, रादर देन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. भी हेल्थ, अबे मर जाओ साले, तालीम जरूरी है, जहालत में नहीं मरो, वरना मरने के बाद भी अजाब डाल दोगे, दिमाग की दही करोगे. देखा नहीं आपने, मर गए, रोड पे टेंट लगा दिया, जनाजा उठ के चला गया, खाली टेंट लगा हुआ है और रोड पे लोग ख्वार हो रहे हैं, इधर से आ रहे हैं उधर. भाई यार जाते वक्त तो आप दूसरे को तकलीफ नहीं दो. जरूरी है टेंट लगा के बताना कि मर गया हमारा आदमी, लेकिन लगेगा टेंट तो लगेगा, रोड तो बंद होगा. घूम के जाओ साले, पेट्रोल जलाओ अपना ज़्यादा, ऐसे ही है ना. अनफॉर्चुनेट. इसी तरह स्टेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. नेशन चूज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री टू फोकस ऑन, किस पे लगाएं? हेल्थ, जैसे इंडस्ट्री कहते हैं जो ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर पे लगे पैसा, टेक्नोलॉजी पे लगे पैसा. जैसे मुझे अब ये लगता है कि हमारे मुल्क को अब 2 चीज़ों को टारगेट करना चाहिए आने वाले 10 साल में. एक IT, एक फाइनेंशियल सेक्टर. मतलब जी ये जो आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस और फाइनेंशियल सेक्टर और IT, इसको इतना एक्सपोज करना चाहिए कि हमारा मुल्क भाई आगे बढ़े इनकी 2 चीज़ों की बुनियाद. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बुनियादी मसाइल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे. तो ये टेक्निकल स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस कैसे होगा, कौन चार्ज लेगा? जो रूल और पॉलिसीज बनाने वाले वो सारे गधे हैं. तालीम का क्या लेना देना है इन लोगों से जो इस वक्त के हाजिर पॉलिटिशियन है? मेजॉरिटी तो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं वो उनको आने नहीं दिया जाता. खैर भाई अल्लाह बेहतर करेंगे. इसी तरह अब आगे जी बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बस करूं आज, बस करूं, ये अभी है एनर्जी, ये बस करूं? ज़बरदस्ती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है. बोलो भाई घर वालों, बस चले. तो ये है, मैं कुछ ज़रा से MCQs आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? अच्छा, मैं जो हूँ ना पहले ये प्रेजेंटेशन पढ़ा दूँ पूरी, फिर हम स्टडी टेक्स्ट को गो थ्रू करेंगे ताकि हमारा कोई लूप होल नहीं छूटे ना. मगर मैं स्टडी टेक्स्ट को ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, स्क्रीमिंग करूंगा. स्क्रीमिंग समझते हैं ना, ऊपर से देखेंगे कि कोई एरिया काम की बात होगी तो बता देंगे, कोई चीज़ रह गई तो बता देंगे, फिर स्टडी टेक्स्ट के MCQs करेंगे. ठीक है जनाब. दोबारा डेफिनेशन ओपन करूँ? कौन सी डेफिनेशन ओपन करूँ? ये वाली, ये वाली स्लाइड कह रहे हैं.
युसरा असगर, मेरी बेटी का नाम भी युसरा है। बता अपने अपने बारे में बता, तुम कौन हो बे? मशहूद या मशहूर? मशहूद। पहली क्लास में तो नहीं थे तुम, तो बकिया लोग कहाँ हैं आज, क्यों नहीं है? क्या किया हुआ तुमने? कुछ तो किया होगा जिंदगी में। अबे कुछ तो करके आया, कैसे आगे यहाँ पे क्या इंटर किया, ओ लेवल्स किया? कहाँ से? अच्छा, प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा। माइज कौन, कराची से, बाहर से? मीरपुर खास से। क्या वहाँ से किया तुम? अबे हाँ ना, आगे तो बोल, कहाँ से है? खैरपुर साइड से। कैडेट कॉलेज? अच्छा। तुम बानो? कहाँ से? इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्या? कॉमर्स से किया था। कहाँ से पढ़ा था? ए बहन, वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई होती है? मैंने बोला पढ़ा कहाँ से, वो नाम बताएगी? सर राहिल इंस्टीट्यूट। अभी अच्छा, ब्राइट सक्सेस मलीर में जो है मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल। कहाँ से? कैंट कॉलेज। सही। आप? शिजा? हाँ। न्यूटन? न्यूटन कोचिंग कहाँ है ये? कौरंगी क्रॉसिंग। ठीक है भाई, चलें बस आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे, आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम।